तो हैं ही, लेकिन इन सब के बीच आखिर कारण क्या है कि ये जितने भी जो वायरस हैं, खतरनाक वायरस है जो पूरी दुनिया को हिला देते हैं, उसका उसका जनक, उसकी शुरुआत चाइना से होकर आती है। आपने संकेत दिए कि ऐसा नहीं है कि भारत में है, भारत में भी हो सकता है, लेकिन डराने वाले वायरस आखिर चाइना से क्यों? देखिए, चीन की अगर बात करें तो वहाँ गुप्त तरह से बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती रहती है। बायोकेमिकल वेपन्स जो हैं वो बनाने का प्रयास लगातार चलता रहता है, क्योंकि देखते ही हैं आप कि चाइना एक सुपर पावर है और वो अपना वर्चस्व जो है बनाकर रखना चाहता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे इस तरह के जो हथियार हैं उनका जो है निर्माण करने में चाइना लगा रहता है, और उसमें एक बहुत अहम भूमिका ये वायरस जो है वो निभाते हैं। क्योंकि हमने देखा अभी जिस तरह से कोविड का, देखिए, एक वायरस था और उसका असर हमने इतना भीषण असर देखा कि पूरी दुनिया जो है वो रुक गई, इतने लोगों की मृत्यु हुई। तो इसकी पावर को आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ताकत जो है एक वायरस के अंदर भी है। और इस ताकत को समझते हुए चीन लगातार इस तरह के खतरनाक जो वेपन्स हैं उनको बनाने का प्रयास करता रहता है। और इसी तरह से देखा गया, जैसे कि हम ऐसा मानते भी हैं कि वहां की लैब में इसके ऊपर शोध चल रहा था कोरोना के ऊपर, और फिर वहां से वो लीक हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। तो कई तरह के ऐसे वायरस हैं जो डेडली होते हैं, जो ह्यूमंस में होते भी नहीं है, जानवरों में होते हैं। उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये लोग जो है उन्हें मनुष्यों तक ले आते हैं। जैसे कि अभी बर्ड फ्लू के लिए भी पीछे बात चल रही थी कि वो भी शायद लैब में जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा ह्यूमंस में आया, वरना पहले जो है मानव के अंदर ये वायरल इन्फेक्शंस नहीं होते थे। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। और वहीं दुख की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से भी देखते हैं, जहां पैसा कमाया जा सकता है जब लोग बीमार पड़ते हैं। और उन लोग की भी एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी होती है जो इस तरह के प्रयासों में लगे रहते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हम ये देखते हैं कि इस तरह के संक्रमण जो कि अनयूजुअल हैं, जो कि साधारण तौर पर नहीं देखे जाते हैं। वहीं अगर अब आप देखें तो कोविड के बाद से लोगों का जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। और उसकी वजह से भी अब लोग जो है जल्दी बीमार पड़ते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शंस हम देख रहे हैं। और वहीं अब म्यूटेशंस भी जो हैं वो वायरस वगैरह में काफी होने लग गए हैं। और वो भी एक बड़ा कारण है कि हम कई बार इन्फेक्शंस को बहुत तेजी से फैलते हुए देखते हैं। जी। डॉक्टर संजीव, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि हम जो चाइना के अस्पताल हैं, कई सारे अस्पतालों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिसमें साफ तौर पर तमाम लोग मास्क लगे हुए देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, अस्पताल भरे हुए हैं और कई जगह तो आपातकाल जैसी स्थिति है। या तो इसे घबराहट करें या कहें कि उनको सही जानकारी नहीं है, या पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा डर गए, इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन चाइना के अस्पताल भरे हुए हैं। डॉक्टर संजीव, 23 साल पहले ये जो HMPV वायरस है, इसकी 23 साल पहले पहचान हुई थी, तो क्या मान लिया जाए कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि कोविड था या कोई और वायरस? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पिछले कोई 24 साल से इसकी जांच करी गई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पहले ये वायरस था नहीं। ये वायरस था, पर जब आइसोलेट हुआ वो 2001 में हुआ नेदरलैंड्स में। पर जो ओवरऑल जो अभी तक जो स्पेक्ट्रम है डिजीज का वो माइल्ड रहा है, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक बॉडी ऑर्गन्स में नहीं रहा है। इसमें डेथ रेट भी कम है। पर अभी तक हमें वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा डेटा नहीं है कि ये वायरस किस तरह से म्यूटेट करता है। ये आरएनए वायरस है, आरएनए वायरसेस हमेशा म्यूटेट करते हैं। अब चाइना के लेबोरेटरी में या चाइना के जो फ्लैश मार्केट है जहाँ ये जानवर खाते हैं या कुक करते हैं या सेल करते हैं, वहां किस तरह का म्यूटेशंस हो रहा है वो किसी को नहीं पता जब तक हमें ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट ना मिले। इसलिए डब्ल्यूएचओ का रोल इंपॉर्टेंट है, अगर वो अपना फर्ज निभाए। ये जरूरी है हमें पता करने का कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, केस फेटेलिटी क्या है, इन्फेक्शन रेट क्या है, इन्फेक्टिविटी रेट क्या है, किस प्रकार के लक्षण हैं, कौन से सिम्टम्स हैं, किस एज ग्रुप में है, क्या कोमोबिडिटीज हैं। उस प्रकार का जो डेटा अगर हमें मिले तो बाकी नेशंस सतर्क रह सके। पर इंडिया इज इन अ गुड सिचुएशन क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेबोरेटरी सेटअप है, हमारा जो कोविड के बाद हॉस्पिटल सेटअप्स अच्छे हैं। तो हमें इतने कोई घबराने की बात या कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। पर कोई भी जिसको खांसी जुकाम बुखार या वीजिंग हो उसको मास्क पहनना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं या बहुत पोअरली वेंटिलेटेड एरिया में जा रहे हैं, उसमें अपने ध्यान रखना है।
अगेन विंटर का टाइम जहां इन्फेक्शन रेट ज्यादा होता है, पोल्यूशन के कारण भी मास्क बहुत जरूरी है। जी स्वाति जी, एक एक सवाल मेरा आपसे है, हो सकता है कि हाइपोथेटिकल हो, लेकिन जैसे जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान बता रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, थर्ड बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वैसे वैसे देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ साजिशें भी बढ़ रही हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो या फिर सीमाओं से जुड़ी हो या तमाम दूसरे देशों की स्थिति है। बांग्लादेश ही देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, कल तक वो हमारा दोस्त था, आज दुश्मन हो गया। संकेत पाकिस्तान से लगातार आते रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्री हैं जो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से भारत के खिलाफ, चाहे वो नेपाल हो या फिर मॉरिशस हो या श्रीलंका हो, भारत के खिलाफ संकेत दे रही हैं। और इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो चाइना खड़ा रहता है, जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में तब जबकि जैविक हथियारों की बात आपने की है कि वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चाइना करता रहा, कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसी स्थिति हमने देखा कि पूरा विश्व किस तरीके से पंगु हो चुका था और उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना आपके हाथ में दवा थी, ना आपके हाथ में कोई बचाव का तरीका था, सिर्फ एक ही चीज है कि आप क्वारंटाइन हो जाइए और अपने घर में बैठ जाइए। तो कितना सतर्क रहने की जरूरत है चाइना से, खासकर जैविक हथियारों में, तब जबकि हमेशा भारत उसकी आंख की किरकिरी बना हुआ है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन को भारत बिल्कुल भी फूटी आदमी सुहाता नहीं है, और ऐसी स्थिति में लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई षड्यंत्र जो है वो रचते रहते हैं। और ये एक अगर इतिहास उठा करके देखें तो ये हमेशा होता रहा है। लेकिन अगर भारत की ही आज हम बात करें तो भारत अब वो भारत नहीं है जिसके बारे में हम लोग पहले सुनते थे या देखते थे। अब भारत भी बहुत सजग हो चुका है, बहुत प्रोएक्टिव हो चुका है। अगर अब आप देखें जिस तरह से कोरोना को जो है भारत ने मात दी है, और जिस तरह से पूरे विश्व में एक मिसाल बनकर भारत उभर कर आया, वैक्सीन्स तक हमने अपनी बनाई, और केवल ना अपने देशवासियों को बल्कि हमने कितने और देशों में अपनी वैक्सीन्स को भेजा। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये हमें जरूर समझना चाहिए कि अब हम भी बहुत ज्यादा सशक्त हैं, हम भी बहुत ज्यादा तैयार हैं, और सरकार भी अपनी नजर जो है लगातार ऐसी चीजों के ऊपर रखी हुई है। और अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो पूरा चेन सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो भी अब बहुत बेहतर हो चुका है। वो बात नहीं है कि दूर दराज इलाकों तक भी हमने देखिए वैक्सीन पहुंचते हुए देखी। तो अब सरकार हमारी, उसके हाथ बहुत स्ट्रांग है। लोग भी अब, क्योंकि देखिए मीडिया की वजह से इतनी सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं, तो लोग भी बहुत जल्दी अब सचेत हो जाते हैं। लोग खुद से भी इन चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या संकट आ रहा है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, ये लोगों को भी अब ज्ञान होता है। तो दोनों तरह से अगर हम देखें तो अब हम लोग भी पहले से कहीं बेहतर तैयार हैं, और सरकार भी इसके ऊपर पैनी नजर रखी हुई है कि कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि ये संक्रमण भारत तक पहुंचेगा या यहाँ आकर विकराल रूप ले सकता है, तो सरकार वक्त नहीं लगाएगी और तुरंत उस तरह के कदम उठाए जाएंगे, जिनकी तैयारी शुरू हो गई होगी। जी लेकिन अभी ऐलान सरकार नहीं करेगी जब तक कि वो वक्त नहीं आता या ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती। जी, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि जी सरकार बिल्कुल चुप बैठ गई है। लगातार जो है इसके टेस्टिंग को लेकर के और इसके जो इसके लिए जरूरी कदम होंगे उन सब की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी, डॉक्टर बगाई, क्या भारत सरकार को कोई एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है वो कह रहे हैं कि हमने नज़र रखी हुई है, लेकिन क्या सरकार को भी एडवाइजरी करनी चाहिए, खासकर इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेकर, एयरपोर्ट्स को लेकर? आई थिंक ये अभी फिलहाल इट विल स्टिल बी लिटिल प्रीमेच्योर, मतलब थोड़ा सा जी जल्दबाजी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट उन पर कड़ी नजर नहीं रखी हुई। हम ट्रैक कर रहे हैं, पर अभी फिलहाल जो एडवाइजरी है वो कई प्रकार की होती है। एक है ट्रैवल एडवाइजरी, एक है स्क्रीनिंग एडवाइजरी, ट्रीटमेंट एडवाइजरी, आइसोलेशन एडवाइजरी। सो अभी फिलहाल वी शुड प्ले अ वेट एंड वॉच गेम, देखना चाहिए कि किस प्रकार से रुख है, और अगर किसी भी टाइम हमें लगे कि केसेस ज्यादा हैं तो उस प्रकार से, या केस फेटेलिटी बढ़ रही है, उस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट शुड गिव एडवाइजरी। पर अभी फिलहाल कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, खाली हमें सतर्क रहना है। हमारी सेहत अपने अपने ओन हाथों में है, हमने ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। इसमें भी हैंड वॉशिंग जरूरी है, मास्किंग जरूरी है, और अगर कोई भी सिम्टम्स हो लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अपने आप ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर संजीव बगई का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का, जिन्होंने जानकारी दी, क्योंकि देश में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये वायरस है कौन जिसकी